अब हम बात करेंगे उग्रवादी राष्ट्रवाद, जो कि 1906 से 1919 तक कांग्रेस में उग्रवादी नेताओं का बाहुल्य रहा और कांग्रेस की कार्यप्रणाली और उसकी व्यवस्था उन नेताओं के प्रभावांतर्गत संचालित हुई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभुत्व था तथा दूसरे चरण की शुरुआत उग्रवादी राजनीति के उदय से होती है। कांग्रेस के आंदोलन के प्रथम चरण में उदारवादी नेताओं को ब्रिटिश राजभक्ति और अंग्रेजों की न्यायप्रियता में असीम विश्वास था। वे वैधानिक तथा कानूनी साधनों द्वारा राजनीतिक एवं प्रशासकीय सुधारों की प्राप्ति चाहते थे। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की सदस्य संख्या और लोकप्रियता में वृद्धि हुई थी, लेकिन इस युग में कांग्रेस का आंदोलन केवल एक उच्च वर्गीय आंदोलन ही रहा और सामान्य जनता पर इसका प्रभाव बहुत ही कम रहा। वर्ष में केवल एक बार 3 दिन के लिए इसके सदस्य एक जगह एकत्रित होकर कुछ प्रस्ताव पास कर देने से इसका कोई कार्य नहीं था। कांग्रेस पर उदारवादी विचारधारा का प्रभाव मुख्यतः 1905 ईस्वी तक और उसके बाद भी बना रहा। 1905 ईस्वी तक कांग्रेस विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि, भारत सचिव की काउंसिल में भारतीयों की नियुक्ति, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर देने आदि की मांग करती रही, लेकिन ब्रिटिश सरकार इन मांगों की अनदेखी करती रही। 1890 ईस्वी के बाद तो सरकार स्पष्टतः कांग्रेस विरोधी हो गई और कांग्रेस जिस मार्ग का अनुसरण कर रही थी उससे देश में अपने स्वयं कांग्रेस के अंदर असंतोष उत्पन्न हो गया। श्री अरविंद घोष ने अपना नाम दिए बिना मुंबई से प्रकाशित इंदु प्रकाश में कई लेख लिखकर कांग्रेस की नीति की कड़ी आलोचना की। इस प्रकार 1885 से 1905 के मध्य कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई कि कांग्रेस आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया और इन घटनाओं ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहित किया। कांग्रेस के प्रति सरकार की विरोधी नीति के कारण शिक्षित भारतीयों में एक नई राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई, क्योंकि बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के लिए उदारवादियों की आवेदन निवेदन की कार्यपद्धति सर्वथा अनुपयुक्त थी। कांग्रेस की इस कार्यपद्धति की घोर प्रतिक्रिया हुई। सार्वजनिक क्रोध भड़क उठा और कांग्रेस के नवयुवक सदस्य क्रांतिकारी आंदोलन के लिए अधीर हो उठे। फलस्वरूप भारत के राजनीतिक क्षितिज पर 2 विचारधाराएं परिलक्षित होने लगी। एक विचारधारा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सुधार चाहती थी तथा पश्चिमीकरण की समर्थक थी। दूसरी विचारधारा आवेदन निवेदन की नीति तथा पश्चिमीकरण की घोर विरोधी थी। पहली विचारधारा के लोगों का दल उदारवादी दल अथवा नरम दल कहलाया। दूसरी विचारधारा को अंग्रेज लेखकों ने उग्र राष्ट्रीयता या उग्रवादी या गरम दल कहकर संबोधित किया। जहां उदारवादियों को बुद्धिजीवी तथा शहरी मध्यम वर्ग से सहयोग प्राप्त था, वहीं उग्रवादी नेता निम्न मध्यम वर्ग, विद्यार्थियों, यहाँ तक कि मजदूरों और किसानों के पास अपील लेकर गए। उदारवादी सामाजिक समानता की मांग को इस आधार पर करते हैं कि वे ब्रिटिश सरकार की प्रजा है, लेकिन उग्रवादियों का कहना था कि सामाजिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उदारवादियों ने इंग्लैंड के निवासियों से अपील की और अपने विश्वास का आधार ब्रिटिश इतिहास और ब्रिटिश राजनीतिक विचारधारा को बनाया, लेकिन उग्रवादियों को कांग्रेस की न्यायप्रियता में तनिक भी विश्वास नहीं था। भारत की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति में दृढ़ विश्वास था, अतः उग्रवादियों ने भारतीय संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण की और धार्मिक देशभक्ति को प्रोत्साहित किया। उग्रवादियों की दृष्टि में आवेदन निवेदन की नीति भिक्षावृत्ति की नीति थी। वे राजनीतिक दासता से मुक्ति पाने के लिए आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होना चाहते थे। वे अत्यंत आवश्यक समझते थे, जो स्वदेशी बहिष्कार निष्क्रिय प्रतिरोध से प्राप्त किया जा सकता था। इस प्रकार कांग्रेस के अंदर ही उग्र राष्ट्रवादियों के नए दल का उदय एवं विकास हुआ। उग्र राष्ट्रीयता के विकास में निम्नलिखित तत्वों का योगदान रहा।
भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और उसकी प्राप्ति हेतु जन आंदोलन के मार्ग को अपनाने वाली राष्ट्रवादी विचारधारा को ही दूसरे शब्दों में उग्र राष्ट्रीयता का नाम दिया गया। इसके उदय के कई कारण थे। हम कह सकते हैं उदारवादी पद्धति से इन नेताओं को असंतोष था। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, सांस्कृतिक नवजागरण हुआ। भारत में इन दिनों प्राकृतिक प्रकोप और उनसे उत्पन्न समस्याओं के प्रति ब्रिटिश शासन की अविवेकपूर्ण नीति इसके लिए महत्वपूर्ण कारण थी। फिर हम बात करें जातीय कटुता और अंग्रेजों का अहंकार युक्त व्यवहार था। आर्थिक असंतोष, भारत का जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था उससे आर्थिक असंतोष जनता और नेताओं में था। उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा। बाल लाल पाल का नेतृत्व तो भारतीय कांग्रेस को मिला। विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। इसके विपरीत लॉर्ड कर्जन के पूर्वगामी शासकों की अदूरदर्शितापूर्ण नीति इसके लिए सहायक सिद्ध हुई। लॉर्ड कर्जन के कई ऐसे कानून और प्रतिगामी शासन जो था वो भी इसके लिए सहायक सिद्ध हुआ। केंद्रीयकरण की नीति प्रशासन में जो थी, जैसे कलकत्ता कॉरपोरेशन में सदस्यों की संख्या 75 से 50 कर दी, ये भी एक बहुत बड़ा असंतोष का कारण था भारतीय नेताओं और जनता का। विश्वविद्यालय का सरकारीकरण किया गया, सैनिक व्यय बढ़ा दिया गया, भारतीयों के पैसों का ब्रिटिश जनता और ऑफिसर्स के लिए शान शौकत में अपव्यय किया जाने लगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर 1904 में प्रतिबंध लगा दिया गया और भारत के प्रति अविश्वास और अहंकार युक्त दृष्टिकोण जो ब्रिटिश सरकार ने अपनाया, वो सब कारण इसके लिए जिम्मेदार थे। इतना ही नहीं, 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।